बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट। आज का जो हमारा लेक्चर और एक्चुअली दिस इज द लास्ट लेक्चर ऑफ आवर डिजीज ऑफ हॉर्टिकल्चरल क्रॉप। इन दिस वी विल डिस्कस अबाउट द डाउनी मिल्ड्यू ऑफ ग्रेप्स। Causal organism इसका है Plasmopara viticola. It is a major disease of grapevines that originated from the North America. हिस्ट्री की है नॉर्थ अमेरिका से, और इसका जो करेक्टरिस्टिक सिम्टम है कि ऑयल स्पॉट्स बनते हैं ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स एंड वाइट डाउन। एक चीज है वाइट डाउन, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। ऑन अंडर साइड ऑफ द लीव्स, स्केन्स एंड बंचेस इन पीरियड्स ऑफ हाई ह्यूमिडिटी। तो दो चीजें, प्रेजेंस ऑफ ऑयल स्पॉट्स एंड वाइट डाउन, दिस इज द करेक्टरिस्टिक सिम्टम्स ऑफ द डाउनी मिल्ड्यू। और इसका अगर इनको अनकंट्रोल्ड कंडीशंस में रखें तो सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट हो सकता है यील्ड के। सिम्टम्स की बात करें, इट अटैक्स ऑल ग्रीन पार्ट्स ऑफ द ग्रेप वाइन्स। जैसे कि लीव्स के ऊपर अगर स्टार्ट करें, इट वेरी विद द लीफ एज। यंग लीव्स के ऊपर द डिजीज जो है वो अपर सरफेस के ऊपर स्मॉल येलो स्पॉट्स रेफर टू एज ऑयल स्पॉट्स वो प्रोड्यूस करती है। वो 2 के 10 मिलीमीटर डायमीटर में होते हैं और उनके साइडों पे एक चॉकलेट हालो होती है। जैसा कि सिट्रस कैंकर के अंदर येलो हालो आपने सुना था, यहाँ पे चॉकलेट हालो मौजूद होती है। ये स्पॉट्स जो है ये वक्त के साथ साथ बड़े होते जाते हैं और ये 50 मिलीमीटर तक हो जाते हैं, लेकिन उस वक्त जो हालो है वो फेड्स हो जाएगी, मतलब वो कम होती जाएगी। जैसे ये बड़े होते जाएंगे, ये कवर मोस्ट ऑफ द लीफ एंड देन देयर इज वन मोर देन वन स्पॉट ऑन द लीफ, ये भी हो सकता है। और आखिर रेड वैरायटीज के ऊपर जो है ऑयल स्पॉट है वो अपीयर रेड। सो व्हेन इट स्टार्ट्स अ सिंगल ऑयल स्पॉट, ये हमारे पास स्टार्टिंग पॉइंट है हमारे डाउनी मिल्ड्यू ऑफ ग्रेप का। उसके बाद ये इसकी साइडों पे हमारे पास हालो आती जाएगी, जो कि वक्त के साथ साथ कम होती जाएगी। पहले ये डिस्टिंक्ट बड़ी क्लियर होगी, बाद में ये कम होती जाएगी। और वक्त के साथ साथ ये जो हालोस हैं ये बड़ी होती जाएंगी। मल्टीपल इन्फेक्शन की सूरत में हमारे पास काफ़ी ज़्यादा सेवरल ऑयल स्पॉट्स जो हैं वो आएंगे, जो आपस में मिल के इकट्ठे हमारे पास रेड ऑयल के ऊपर क्या है, दी रेड वैरायटीज में जो हमारे पास स्पॉट है वो रेड ऑयल स्पॉट हो जाएगा। वैसे ये हमारे पास ऑयल स्पॉट जो है वो यू कैन से येलो कलर का है, लेकिन यहाँ पे आके रेड हो जाएगा, रेड ऑयल स्पॉट इन द केस ऑफ रेड वैरायटीज। अगेन दोबारा से अगर स्टार्ट करें तो शुरू में सिर्फ एक सिंगल स्पॉट, जिसके साइडों पे बाद में हमारे पास चॉकलेट हालो। ये चॉकलेट हालो वक्त के साथ साथ कम होती जाएगी, सिम्टम्स स्पॉट्स ज़्यादा होते जाएंगे और वो आपस में मिल जाएंगे और होल लीफ इन्फेक्ट हो जाएगा। रेड के अंदर ये जो है वो रेड स्पॉट्स प्रोड्यूस होगी। ह्यूमिड नाइट्स के अंदर डेंस रेस्ड वाइट कॉटनी ग्रोथ हो जाएगी अंडर साइड ऑफ द येलो ऑयल स्पॉट। जो हमारे पास येलो ऑयल स्पॉट्स हैं उनके नीचे वाली साइड पे डेंस रेस्ड और वाइट कोटनी ग्रोथ का होना, इसको हम कहते हैं वाइट डाउन। दिस कॉमनली रेफर टू एज वाइट डाउन। एंड एज द स्पॉट्स एज नेचुरली or after sporulation, even or hot weather, their concentrates dry out and become a reddish brown, leaving an outer ring of yellow. तो वो अंदर से रेड हो जाएंगे, बाहर येलो नजर आएगा। The fungus in this yellow remains active। अगर फेवरेबल कंडीशंस हों रात के वक्त तो वो उसके अंदर एक्टिविटी रहती है, अदरवाइज इट इज जस्ट द वाइट डाउन इन ऑन द इन दिस आउटर एज। मतलब जो दरमियान में हमारे पास है वो डेथ हो जाएगी और आउट इनर एरिया जो है वो उसका काम करता रहेगा। सो दिस इज वाइट डाउन। वाइट डाउन स्पॉट्स डेवलप बीनीथ द ऑयल स्पॉट्स। इसकी ऊपर वाली साइड जो है वो ऐसी है, इस तरह, इस तरह और इस तरह, लेकिन नीचे वाली साइड जो है वो हमारे पास दिस वन, दिस इज वाइट डाउन स्पोर्स। देन वक्त के साथ साथ जो है ये डाइड इन द सेंटर बट रिमेन्ड एक्टिव विद एन आउटर रिंग येलो। तो जो दरमियान से डेथ हो जाएगी और जो साइडें हैं आउटर रिंग जो है वो येलो रहेगी, मतलब आगे को फैलता जाएगा। After favorable conditions, the active yellow ring surrounding the dead tissues is still capable of producing new spores। कि मतलब जो ये हमारे पास न्यू स्पोर, ये जो साइड एक्टिव थी वहाँ पे स्पोर भी प्रोड्यूस होंगे, वहाँ पे मैस भी प्रोड्यूस होगा। सो दिस इज द एक्टिव साइड। सो यू मस्ट से दैट के दरमियान वाले हिस्से की डेथ हो भी जाए तो जो इसका मार्जिन है दैट विल स्टार्ट टू कंटिन्यू टू इंक्रीज एंड कैन सर्व एज ए सोर्स ऑफ इन्फेक्शन continuously. Later on the growing season, leaf infections will appear as small angular yellow spots that are limited in the growth by veins। वक्त के साथ साथ जो है वो limitations जो है वो by vein आती हैं। These form a
tapestry like mosaic like pattern that soon turn reddish brown defoliation can occur in। अब यहाँ पे जो समझने वाली बात है कि वक्त जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, एक तो जो रुकता है, जो इस चीज को रोक रहा है वो है वेन्स। वेन्स इसके इन्फेक्शन को, उसके साथ साथ इन्फेक्शन जा रहा है। इन्फेक्शन ऑन मैच्योर लीव्स के ऊपर वेन्स के साथ साथ इन्फेक्शन जाएगा और ये एक मोज़ेक लाइक सिम्टम पैटर्न बनाता है। अल्टरनेट पैचेस ऑफ ग्रीन एंड येलो एरियाज वो प्रोड्यूस होते हैं। शूट्स की अगर बात करें तो ऑयली ब्राउन एरियाज उधर भी प्रोड्यूस होते हैं। दीज पैचेस में स्प्रेड इनटू लीफ स्टॉक्स व्हिच टर्न ब्राउन, जो बाद में ब्राउन हो सकते हैं और डेथ हो सकती है। ह्यूमिड नाइट्स के अंदर दीज ऑयली पैचेस में आल्सो स्पोरुलेट एंड बी कवर्ड विद व्हाइट डाउन, और वहां पे भी व्हाइट डाउन हो सकता है। तो ये हमारे पास इन्फेक्टेड डाउनी इन्फेक्शन स्प्रेड टू द शूट्स, शूट के ऊपर जो हमारे पास अटैक है। अगर हम इनफ्लोरेसेंस बंचेस और बेरीज की बात करें तो वहां पे भी ऑयली ब्राउन एरियाज प्रोड्यूस होते हैं जिनके वो नीचे से कवर्ड विद अ वाइट डाउन। इन्फेक्टेड इन्फ्लोरेसेंस एंड यंग बंचेस रैपिडली टर्न ब्राउन एंड विदर, तेजी से वो ब्राउन होंगे और विदर होंगे। इन्फेक्टेड यंग बेरीज स्टॉप ग्रोइंग, वक्त के साथ साथ वो हार्डन हो जाती हैं। लेटर डेवलप अ पर्पल ह्यू, they turn brown, black and shrivel and fall from branches. This is about inflorescence. तो ये हमारे पास व्हाइट स्पोर्स ऑफ ग्रेप वाइन इन्फ्लोरेसेंस आप देख सकते हैं, सुपर स्पोरी मैस भी है। तो द सिम्टम्स आर वेरी कॉन्स्पिकुअस। और उसके बाद जो हमारे इन्फ्लोरेसेंस की जो हमने बात की थी, इट विल टर्न ब्राउन, ये हमारे पास ब्राउन होगी और इसके ऊपर कोई इसमें कोई ग्रोथ नहीं होने वाला। ये हमारी जो पूरी की पूरा बंच है उसकी डेथ हो गई है। दैट विल टर्न बेरीज बिकम रेजिस्टेंट टू इन्फेक्शन व्हेन दे आर पी साइज, मतलब एक साइज से ऊपर चले जाएं बेरीज तो उसके बाद अटैक नहीं होता। हाउएवर लेकिन स्टिल कैन बी अटैक, कैन बी किल्ड इफ द बेरी और बंच स्टेम बिकम, अगर उनमें ऑलरेडी इन्फेक्शन था तो वो किल हो जाएंगे। They may also be sunburn and fail to ripen if defoliation occurs from leaf infection। अगर लीफ इन्फेक्शन से defoliation होकर हो जाए then this is still a problem। Downy mildew infection of grape bench showing infected berries with a white down and resistantly healthy green berries। ठीक है, तो ये infected हैं, the rest of the one are healthy berries। So again just to summarize for you guys, स्टार्ट होगा इस तरह, साइडों पे हमारे पास चॉकलेट हॉलो होगी, वक्त के साथ साथ वो एक्सपेंड होते जाएंगे। अगर हम वाइट साइड डाउन हो जाएगी, वाइट साइड डाउन जो है वो बाद में रेड हो सकती है, लेकिन इसकी साइडें येलो होंगी जो कि कंटिन्यू करेंगी और इन्फेक्शन होता रहेगा। रिजल्ट करेगा हमारे पास मोज़ेक फॉर्म में, जो मोज़ेक जो है बाद में शूट्स के ऊपर आप इसको देख सकते हैं, और ये हमारे पास इन्फेक्ट करेगा हमारी जो है इन्फ्लोरेसेंस को। इन्फ्लोरेसेंस जो है वो ब्राउन हो जाएगी और वहाँ पे जो अगर वो रिकवर नहीं करेंगे तो देन देयर विल बी नो जी। लुक्स लाइक जो है ये पाउडरी मिल्ड्यू से बहुत मिलते जुलते हैं, जैसा कि हमने पाउडरी मिल्ड्यू से में देखा था कि वो डाउनी मिल्ड्यू से बहुत मिलते जुलते हैं। सो एरिसाइफिन एक्टर के साथ इसकी लुक लाइक बहुत ज़्यादा है। लेकिन डाउनी मिल्ड्यू में ऑयली विद चॉकलेट हॉलो प्रोड्यूस होता है, जबकि वाइट डाउन जो है और वाइट डाउन ऑन द अंडर साइड ऑफ द लीव्स। लेकिन पाउडरी मिल्ड्यू में स्मॉलर और येलोइश ग्रीन, और वो वहाँ पे एश कलर्ड हमारे पास ग्रे पाउडरी स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं। सो दोनों में बड़ा क्लियर डिफरेंट है, बट स्टिल इट कैन बी ट्रिकी। इसके अलावा स्प्रे का ड्रिफ्ट डैमेज जो फ्रॉम हर्बिसाइड जैसे कि पैराक्वाड का स्प्रे करें तो, और इंसेक्ट का सकिंग इंसेक्ट डैमेज वो भी इससे मिलता जुलता होता है। लेकिन ये है कि जो हमारे पास स्प्रे का डैमेज हुआ है वो बढ़ेगा नहीं, इट विल स्टे एज लाइक, वो वहाँ पे डॉट्स की फॉर्म में रहेगा, वो आगे नहीं जाएगा। हर्बी कैन बी कंफ्यूज, लेकिन इट इज नॉट द डैमेज, आफ्टर सम टाइम इट विल नॉट ग्रो। Often downy mildew infections जो हैं वो bottom of the leaf tips or at the junction of the petiole where water has collected, and when the infection dies or is killed through management techniques this can be confused। जो तो हमारे पास botrytis leaf infection के साथ भी ये confuse कर सकते हैं। इसके अलावा frost damage can cause mosaic symptoms and similar to those in mature, जो frost से damage है वो भी इसके साथ मिलता जुलता हो सकता है। तो इसके लिए हमें एक बैग टेस्ट करना होगा। तो बैग टेस्ट जो है वो वहाँ पे वाइट डाउन ऑन द अंडर साइड ऑफ द ऑयल स्पॉट प्रोड्यूस करेगा, अगर हम बैग वहाँ पे लगा देंगे उस लीफ के ऊपर, जहाँ के अगर वहाँ पे बैग के बाद वाइट डाउन नहीं होता तो इसका मतलब है कि ये चीज़ जो है वो कुछ और है, डाउनी मिल्ड्यू ऑफ ग्रेप्स नहीं है। तो ये हमारे पास है एट द एंड ऑफ द लीफ टिप द टिप हैज डाइड एंड लुक्स सिमिलर टू बोट्राइटिस। तो इसको आपने बोट्राइटिस का इन्फेक्शन नहीं कहना, it is due to the downy mildew। The second is कि मोज़ेक लाइक सिम्टम्स प्रोड्यूस होंगे
लेकिन ये फ्रॉस्ट का डैमेज है, ये डाउनी मिल्ड्यू का डैमेज नहीं है। सो दिस all these kind of information you must have in your mind when you go to analyze in the field. डैमेज की बात करें, severe infection will cause leaves to fall prematurely, reducing yield and berry sugar. Total crop loss जो है वो हो सकता है, and if not properly managed. Severe leaf fall जो है वो can cause yield loss in the following season due to the inability of the vine to store reserves. इट इज, अगर लाइफ साइकिल की बात करें तो ये एक ऑब्लिगेट पैरासाइट है, मतलब इसको एक लिविंग होस्ट चाहिए होता है, एंड दैट्स व्हाई इट मोस्टली ग्रोज ऑन ग्रीन पार्ट्स। लेकिन वन ओवर विंटरिंग स्टेज भी जो है दैट डज नॉट रिक्वायर ग्रीन। वो स्पोर्स जो रेस्टिंग स्पोर्स हैं वो लेट समर और ऑटम में माइसीलियम विद इन द लीव्स, शूट्स और बेरीज के अंदर प्रोड्यूस होते हैं। ये जो रेस्टिंग बॉडीज हैं दे फॉल टू द ग्राउंड व्हेन लीव्स एंड बंच पार्ट्स फॉल इन ऑटम में, जब ये होते हैं तो उस वक्त ये नीचे गिरते हैं, एंड देयर दे ओवरविंटर इन इन्फेक्टेड लीव्स एंड लिटर इन द सॉइल फॉर 3 to 5 years। तो काफी वक्त तक ये वहां पे सरवाइव कर सकते हैं। और oospores are the sexual structures of the downy mildew, and oospore has a thick wall that make it less susceptible to fungicides and adverse weather conditions such as exposure to the sun than zoospore or sporangia। जो हमारे पास वो स्पोर्स हैं ये सेक्सुअल स्ट्रक्चर हैं जो कि जिनका एक थिक वॉल होता है, जो कि फंजीसाइड को इतने लेस ससेप्टेबल होते हैं एंड एडवर्स वेदर कंडीशंस को ये गुजारा कर सकते हैं, सच एज एक्सपोजर टू, जैसा कि जूस्पोर और स्पोरेंजिया के। सो दिस डाउनी मिल्ड्यू oospores develop within grape leaves in autumn, and the leaf veins highlighted the size of the oospore। सो यू नीड टू, यानी कि ये आप इसके अंदर देखें कितने ज़्यादा वो स्पोर्स प्रोड्यूस हो चुके हैं। एंड देन द क्लोज अप ऑफ डाउन मिल शोइंग द डबल वॉल मेकिंग वो स्पोर्स रेजिस्टेंस टू फंजीसाइड एनवायरनमेंट। अगर हमारे पास फुल्ली डेवलप वो स्पोर है तो ये एडवर्स एनवायरमेंटल कंडीशन और फंजीसाइड दोनों को रेजिस्ट कर सकता है। प्राइमरी इन्फेक्शन की बात करें तो 10-10-24 रूल ऑफ थंब, हमारे पास एक कॉमन रूल है यहाँ पे डाउनी मिल्ड्यू के लिए कि 10 मिलीमीटर बारिश हो और 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हो और वो 24 घंटे तक मेंटेन रहे तो डाउनी मिल्ड्यू हो सकती है। सो इट इज़ वेरी इजी टू मेमोराइज 10-10-24 रूल ऑफ थंब। 10 मिलीमीटर बारिश, 10 डिग्री सेल्सियस और मोर ओवर अ 24 आवर पीरियड। तो ये चीज़ें जब होंगी देन हमारे पास डाउनी मिल्ड्यू जो है वो अटैक करने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा सॉइल जो है वो 16 घंटे में नीड्स टू बी मिनिमम वेट टू टोन। ये एक जनरल रूल ऑफ थंब है, ये स्पेसिफिक कंडीशंस है कि 16 घंटे सॉइल वेट हो तो वहाँ पे ये जो कोनिडिया हैं वो स्पोर्स जो हैं वो हमारे पास जर्मिनेट कर सकते हैं। 3 से 5 मिलीमीटर रेनफॉल जो है वो भी एक्टिवेट कर सकती है और टेम्परेचर मोर देन नीड्स टू रिमेन अबव 10 या उससे ज़्यादा। तो 10-10-24 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। द जर्मिनेटेड oospores जो है वो बाद में zoospores को रिलीज करेंगे जो कि मूव भी कर सकते हैं, जो कि रेन के साथ या हवा के साथ एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। और ये जो इनको भी 3 से 5 मिलीमीटर रेन चाहिए होती है टू इंश्योर सफिशिएंट स्प्लैश एंड लीफ वेटनेस फॉर इन्फेक्शन ऑन द अंडरसाइड ऑफ द लीव्स। द foliage must remain wet for 2 to 3 hours at 20 degree Celsius। अगर जो स्पोर का होना है तो 2 to 3 hours at 20 for the spores to infect the leaf and complete the primary infection cycle। सॉइल का मॉइस्चर लेवल जो है वो भी इंपॉर्टेंट है फॉर द जर्मिनेशन ऑफ वो स्पोर्स। अ कॉम्बिनेशन ऑफ रेनफॉल एंड इरिगेशन टुगेदर कैन बी सफिशिएंट फॉर जर्मिनेशन टू अकर। तो ओवरऑल एक ह्यूमिड एनवायरनमेंट चाहिए जो कि वो स्पोर्स को जर्मिनेट करने में हेल्प करेगा, और वो जो जर्मिनेशन है वो बारिश और इरिगेशन दोनों के अगर इकट्ठे हो जाएं तो इट विल, ये सोने पे सुहागा हो जाएगा। ऑयल स्पॉट्स की बात करें, द ज़ूस्पोर जो रिलीज होंगे ड्यूरिंग प्राइमरी इन्फेक्शन दैट एस्टैब्लिश ऑन द अंडरसाइड ऑफ द लीफ बिगिन टू ग्रो हाइफी। वहाँ पे हाइफी प्रोड्यूस होंगे, हाइफी लीव्स के अंदर जाएगा एंड टू फॉर्म द ऑयल स्पॉट, और 5 से 17 दिनों के अंदर अंदर आफ्टर इन्फेक्शन हमारे पास जो है वो ऑयल स्पॉट्स प्रोड्यूस हो जाएंगे। द डेवलपमेंट ऑफ ऑयल स्पॉट इज क्विकेस्ट इन वार्म वेदर। अगर टेम्परेचर 18 से 27 के दरमियान जो कि नॉर्मल रहता है, जो हमारे पास ऑस्ट्रेलिया वगैरह में ये वार्म वेदर है, अगर उसके हिसाब से देखें तो वहाँ पे वार्म वेदर के हिसाब से ऑयल स्पॉट्स प्रोड्यूस होते हैं। At warmer or cooler temperatures, the incubation period is longer. Primary infection levels are usually low with only 1 to 3 oil spots developing per 50 meter of vine. लेकिन वक्त के साथ साथ ये जो है ये बहुत ज़्यादा भी हो सकते हैं। Primary infections are very difficult to find if only a few germination events have occurred at the beginning of the season। अगर शुरू में ही
अगर थोड़ा अटैक हुआ है तो उसको आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाता है। सेकेंडरी इन्फेक्शन की बात करें तो एक्टिव ऑयल स्पॉट्स जब वो बन जाएंगे तो वहाँ पे प्रोड्यूस होंगे स्पोरेंजिया। वो जो स्पोरेंजिया हैं दैट नीड्स वार्म वेट नाइट्स। ऑयल स्पॉट्स जो हैं नोन टू सर्वाइव इन द हाई समर टेम्परेचर। ऑयल स्पॉट्स हाई समर टेम्परेचर को, यानी कि हाई से मुराद ये 25 से 30 है। इट इज़ फॉर ऑस्ट्रेलिया, मैं आपको अगेन दोबारा बता रहा हूँ, लेकिन हमारे यहाँ ये सर्दियों में आता है कि मतलब उस वक्त 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो जो ऑयल स्पॉट्स हैं वो हेल्प आउट करते हैं। During these periods, the oil spot may remain inactive but not producing sporangia, but when conditions become suitable again for sporulation will resume. Sporulation requires at least 4 hours of darkness to develop, during which time the temperature is 13 or more and humidity 98. तो ये जो चीज़ है ये हेल्प आउट करेगी sporulation में। To then cause infection, foliage must be also wet for 2 to 3 hours for once sporulation has occurred. उसके बाद जो है वो rainfall, overhead irrigation और occasionally heavy dew जो है वो उसको help out कर सकती है continuously grow करने में। Secondary infection can occur anytime, किसी वक्त भी हो सकता है जब हमारे पास conditions favorable हों। Sporangia are the asexual structures of the downy mildew and they are produced on tiny tree like sporangiophores. सिंगल स्पोरेंजियम जो है वो 1 से 10 वो स्पोर्स प्रोड्यूस कर सकता है जो कि मूव करने की सलाहियत रखते हैं, बट आर स्प्रेड मोस्टली बाय विंड एंड रेन स्प्लैश। स्प्रेड की बात करें तो प्राइमरी इन्फेक्शन बिगिन द डिजीज साइकिल बाय प्रोवाइडिंग अ सोर्स ऑफ ऑयल स्पॉट, जो ऑयल स्पॉट हमारे पर प्रोड्यूस करता है। ओवरसीज एक्सपीरियंस हैज शोन दैट प्राइमरी इन्फेक्शन इवेंट अकर्ड थ्रू आउट द ग्रोइंग सीजन, ये बार बार होता रहता है एंड आर इम्पॉर्टेंट फॉर डिजीज डेवलपमेंट एंड स्प्रेड। सेकेंडरी इन्फेक्शन जो है वो स्पोर्स को प्रोड्यूस करता है दैट कैन बी स्प्रेड बाय विंड एंड रेन टू एस्टैब्लिश न्यू इन्फेक्शन साइट, और वहां से न्यू इन्फेक्शन साइट्स के लिए वो हेल्प आउट कर सकता है फंजाई को। सेकेंडरी इन्फेक्शन कैन ड्राइव द डिजीज टू एपिडेमिक, अगर सेकेंडरी इन्फेक्शन ज़्यादा हो तो हमारे पास एपिडेमिक हो सकती है अगर कंडीशंस फेवरेबल हो। हमने क्या करना है, मॉनिटरिंग करनी है, दैट इज़ द की फॉर द गुड मैनेजमेंट। गुड मॉनिटरिंग ऑफ फेवरेबल वेदर कंडीशंस, वेदर कंडीशंस जो है उनको आपने जानना है। वहाँ इसके लिए आप ऑटोमेटिक वेदर स्टेशंस लगा सकते हैं, और यही काम जो है वो आप अपने फार्म या वाइन यार्ड में भी कर सकते हैं कि पॉसिबल इन्फेक्शन हो सकता है या नहीं। तो फिजिकल एग्जामिनेशन जो है वो हमें प्री इन्फेक्शन या पोस्ट इन्फेक्शन का हमें बताएगी कि अभी हमें इनमें से किसी फंजीसाइड की ज़रूरत है या नहीं। मॉनिटरिंग जो है वो एवरी 7 to 14 डेज व्हेन वेदर कंडीशंस आर फेवरेबल। जो जनरल रूल्स हैं कि ब्लॉक बीइंग असेस्ड, वो जो वाइन्स आप देख रहे हैं वो रिप्रेजेंटेटिव होनी चाहिए। पॉसिबल सोर्स एरियाज ऑफ डाउनी मिल्ड्यू इन्फेक्शन वो वाला आप मॉनिटर करें। बोथ साइड्स पे 200-200 वाइन्स करें, और 30 सेकंड काफ़ी होते हैं अगर छोटा है, लेकिन वाइन अगर बड़ी होती जाएगी तो टाइम भी ये बढ़ता जाएगा। Focus on the canopy near the ground in lower laying areas where the soil remain wet for the extended period. The disease is difficult to detect in dense shaded canopies. Hand lens आप यूज़ कर सकते हैं। Suspected leaves core branches को पे आप बैक टेस्ट कर सकते हैं एंड टैग सस्पेक्टेड सैंपल्स को टैग करें और उनको रेफरेंस पॉइंट के तौर पे यूज़ करें। कल्चरल मैनेजमेंट, वो स्पोर्स जो हैं वो may spread from property to property and region to region by the movement of infected leaves and litter in the soil or in vines in late summer and autumn. So क्या करना है, ये इस चीज़ को अवॉइड करें, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ infected soil and plant matter by equipment and machinery, by soil still adhere to rottlings or by potted vines from nurseries. तो बेसिकली आपने वो स्पोर्स को एक जगह से दूसरी जगह किसी भी तरीके से मूव करने से बचाना है। स्पोरेंजिया जो है वो स्प्रेड क्रॉस प्रॉपर्टी बाउंड्रीज बाय विंड। स्पोरें जो वो स्पोर्स हैं दैट यू विल टेक इट, बट स्पोरेंजिया कैन बी टेकन आउट बाय विंड, so it is very difficult to prevent the spread of these spores. It is believed that sporangia rarely spread more than 200 meter by wind, लेकिन ये भी 200 मीटर तक जाते हैं। तो इट मींस अगर आपके पास प्राइमरी इन्फेक्शन नहीं हो रहा तो स्पोरेंजिया जो है वो 200 मीटर से ज़्यादा नहीं जाएंगे, तो होपफुली आप कंटेन कर सकते हैं। जो चीज़ें हमें कैनोपी मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस दैट इनकरेज एयर मूव, ऐसी चीज़ें बताएं जो हमारे पास, एक तो लोअर करें प्लांटिंग डेंसिटी को, प्रूनिंग करें, शूट ट्रेनिंग टू द ओपन कैनोपी, वाइन ट्रिमिंग, हैजिंग, लेटरल शूट थिकनिंग एंड लीफ प्लकिंग। ये तमाम कल्चरल प्रैक्टिसेस जो हैं वो हमें एक अच्छा हेल्दी पौधा हासिल करने में मदद कर सकती हैं।
मैनी केमिकल्स विच आर रेजिस्टेंट्स कैन बी चेक्ड। प्री इन्फेक्शन और पोस्ट इन्फेक्शन आप यूज कर सकते हैं। प्री इन्फेक्शन फंजीसाइड जो है वो हमें जूओस्पोर्स को प्रिवेंट जर्मिनेट करने से प्रिवेंट करती है। स्प्रे कवरेज जो है वो एक्सीलेंट होनी चाहिए अगर हम चाहते हैं कि वहाँ पे अटैक ना हो। In particular, they need to be applied to the underside of the leaves and the back of bunches. It is important to time their application as close as possible, but prior to the possible infection event. प्री इन्फेक्शन स्प्रे जो प्रोग्राम है ये यूज करते हैं डाउनी मिल्ड्यू इज वेल एस्टैब्लिश्ड। ग्रोअर्स जो अनएबल टू कंडक्ट केयरफुल मॉनिटरिंग टेंड टू यूज अ प्री इन्फेक्शन स्प्रे प्रोग्राम, तो वो ऑलरेडी एक प्री इन्फेक्शन स्प्रे प्रोग्राम बनाते हैं और उसके मुताबिक वो स्प्रे करते जाते हैं। लार्ज वाइन चार्ट्स एंड टेबल ग्रेप ग्रोअर्स टेंड टू यूज प्री इन्फेक्शन स्प्रे प्रोग्राम्स। जो बड़े कस्टमर्स हैं या बड़े फार्मर्स हैं वो पोस्ट इन्फेक्शन जो है वो हम फिर सिस्टेमिक यूज कर सकते हैं। दे पेनिट्रेट द पॉइंट टिश्यू किलिंग द डाउनिंग मिल्ड्यू फंगस, जो अंदर से जाके फंगस को मारती है। यूज ऑफ दिस फंगिसाइड इन्वॉल्व विद होल्डिंग स्प्रेज until an infection event has occurred. Relying on post infection requires careful monitoring and has a greater risk, तो यहाँ पे रिस्क ज़्यादा है। However, if downy mildew is not established in the region or vineyard or few possible infection events occur, it has advantage, तो उस वक्त आप post infection यूज कर सकते हैं। दैट्स ऑल। इसके साथ ही हमारा कोर्स खत्म हुआ। आई होप यू गाइस एंजॉयड इट। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज डू आस्क एंड गुड लक फॉर योर एग्जाम्स।